बेटा कल हमने इक्विलिब्रियम की बात की। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम वो कंडीशन या वो सिचुएशन उसको बोलते हैं जब बहुत सारी जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है। मतलब जब किसी पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो होगी, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं कल वाला, जब रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो, सीधा लिख देता हूं वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो। जब इन फोर्सेस का सम जीरो होगा इसका मतलब या तो बॉडी रेस्ट पे है और या बॉडी हमारी मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में है। यही इनफैक्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तब भी वो इक्विलिब्रियम में होती है, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तब भी वो इक्विलिब्रियम है। डिफरेंस ये है कि जब बॉडी रेस्ट पे होती है उसके इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और जब बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन में सिंस बॉडी की पोजीशन चेंज होती है, सो दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम दो सिचुएशंस में हो सकता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तब भी इक्विलिब्रियम है, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तब भी इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, अब देखो, अगर तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किसी बॉडी के ऊपर, हम यहाँ एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर उसे हम यूज करना भी सीखेंगे। मैथ्स का है ये बेसिकली। हम फिजिक्स में इस मैथमेटिकल फॉर्मूले को लैमीज थ्योरम बोलते हैं, जो बहुत हेल्पफुल है फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स इन लेस टाइम। लैमीज थ्योरम इट सेज कि अगर कोई बॉडी, if a body is in equilibrium, under the influence of three forces, तीन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, then each force is proportional to the angle between other two। ये स्टेटमेंट है बेटा, each force is proportional to angle between the other two। कब? अगर किसी बॉडी के ऊपर तीन फोर्सेस लग रही हैं बट उन तीनों का रिजल्टेंट जो है वो जीरो है। क्या लिखा है? इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थ्री फोर्सेस, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एंगल बिटवीन द अदर टू। हर एक फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? जो दूसरी दो होंगी उनके बीच में जो एंगल है उसके प्रोपोर्शनल है। देखो क्या है इसका मतलब, क्या हुआ? मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई पार्टिकल है या कोई पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर तीन फोर्सेस लग रही हैं, कोई इधर खींच रहा है और लगा रहा है F1 फोर्स, इधर की तरफ खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है F2, इधर की तरफ कोई फोर्स लग रही है, वो फोर्स है F3। पहले समझना बेटा, अगर F2 और F3 के बीच में एंगल है अल्फा, आप ऐसे याद रखो, F1 के अपोजिट किसके बीच में हुआ? 2 और 3 के बीच में। F2 के अपोजिट में एंगल है बीटा, तो बीटा किसके बीच में एंगल है? F1 और F3 के बीच में। और F3 के अपोजिट में जो एंगल है उसे नाम दे देते हैं गामा। तो हमारे पास क्या है? इस लैमीज थ्योरम का मतलब देखो क्या है, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब पहली चीज ये है कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थ्री फोर्सेस। पहली चीज ये है कि F1 प्लस F2
प्लस F3 इक्वल्स टू 0। इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, इन तीनों फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट है वो 0 है अगर, तो क्या होगा, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल, एंगल नहीं, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू। तो F1 इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। क्यों? क्योंकि अल्फा किसके बीच में एंगल है, 2 और 3 के बीच में। F2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन साइन बीटा, साइन बीटा, वेरी गुड। और F3 किसके प्रोपोर्शनल होगा, साइन गामा, साइन गामा। तो इस स्टेटमेंट को देखो, हम कंबाइन करके ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज कांस्टेंट। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो कांस्टेंट आएगा। तो F1 को लिखेंगे ऐसे, F1 इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू साइन अल्फा। तो F1 बाय साइन अल्फा कांस्टेंट हुआ। अगर आप यहां से देखोगे F2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा, दैट इज आल्सो कांस्टेंट। और अगर हम नीचे देखेंगे, इसके बेसिस पे हम ये बोल लेंगे दैट F3 डिवाइडेड बाय साइन गामा, तो वो भी कांस्टेंट है। और ये सारी रेशोज आपस में बराबर हैं, मतलब यहाँ कांस्टेंट का मतलब है कि ये वाली रेशो, ये वाली रेशो और ये वाली रेशो तीनों बराबर हैं। सो आप अगर इन तीनों को इक्वेट करोगे तो आपको लैमीज थ्योरम का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला मिल जाएगा जो आपने यूज करना है, प्रोवाइडेड ये कंडीशन है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो डायरेक्टली इस डायग्राम से रिलेटेड अगर आपको स्टेटमेंट लिखनी है, ये डायग्राम है, और अगर आपको लैमीज थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है, क्या लिख लोगे, देखो, F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, F2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा, F3 डिवाइडेड बाय साइन गामा। F1 बाय साइन अल्फा इक्वल टू F2 बाय साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाय साइन गामा। ये स्टेटमेंट है जिसे हम फिजिक्स में लैमीज थ्योरम बोलते हैं, और इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स में साइन फॉर्मूला बोलते हैं। इसी स्टेटमेंट को मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री में आप इसे साइन फॉर्मूला के नाम से लिखते हो। ट्रिग्नोमेट्री में वी हैव साइन फॉर्मूला एज वेल एज कोसाइन फॉर्मूला। थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, आल्दो स्टेटमेंट हमें बस इतनी ही चाहिए, फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको और करता हूं कि ये साइन फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि जो मैथ्स वाले बच्चे नहीं है वो बोलेंगे हमें क्या पता साइन फॉर्मूला क्या है। ठीक है, लेट अस सी कि साइन फॉर्मूला क्या होता है। इस डायग्राम से रिलेटेड ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। देखो क्या स्टेटमेंट क्या लिखी थी कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0। ऐसे देखो, मान लीजिए ये है F1 फोर्स, या एक वेक्टर है, नाम रखा F1। ये दूसरा वेक्टर है नाम रख लिया हमने F2, और ये तीसरा वेक्टर है, इस तीसरे वेक्टर का नाम रख लिया F3। F1, F2 और F3, दीज आर 3 वेक्टर्स जिनका रिजल्टेंट 0 किसको दिख रहा है, रिजल्टेंट 0 होगा। इन तीनों का रिजल्टेंट 0 है या नहीं है? इन तीनों का सम वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो 0 होगा या नहीं? सोचो, ये तीनों सेम ऑर्डर में है। जस्ट इमेजिन की जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी, यहाँ से एक फुटबॉल चला और यहाँ से यहाँ आया। F1 वेक्टर ने क्या किया, फुटबॉल को यहाँ से यहाँ पहुंचाया, F2 ने यहाँ पहुंचा दिया, F3 ने यहाँ पहुंचा दिया, तो जहां से गया वहीं आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं 0। ठीक है, जहां से मोशन स्टार्ट हुआ ऑब्जेक्ट का वापस वहीं आ जाएगा, इसलिए नेट इफेक्ट इज 0। ठीक है, देखो अब यहां देखना, इसके साथ कंपेयर करना, इसको इसमें कैसे हम वो कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं।
What is angle between F2 and F3? It is alpha. तो ये 2 और 3 है बेटा यहाँ, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0। देखो 2 और 3 के बीच में एंगल कितना है, आपको मैंने पहले दिन वेक्टर्स में बताया था, ये है एक वेक्टर, ये है दूसरा वेक्टर, इनके बीच में एंगल ये नहीं है, इनके बीच में एंगल ये है। याद है ना कैसे देखते हैं एंगल, दोनों की टिप या दोनों की टेल जो है मैच करनी चाहिए। F2 और 3 के बीच में एंगल है अल्फा। 1 और F1 और F3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में बीटा है, तो ऑब्वियसली बीटा यहाँ है, ये है बीटा। 1 और 2 के बीच में यहां नहीं देख सकते, टिप और टेल दोनों होने चाहिए, एक का टिप है और दूसरे का टेल है, तो आप एक्सटेंड करके बोलोगे ये है गामा। बेटा अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो अब ट्राइंगल के अंदर घुस जाओ, ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस अल्फा। 180 माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा लिख दो, यस, या 180 माइनस अल्फा लिख लेते हैं। चलो ये एंगल बीटा है, तो ये कितना हुआ? 180 माइनस बीटा। ये गामा है तो ये कितना हुआ? 180 माइनस गामा। अभी एक सेकेंड के लिए हम फिजिक्स को छोड़ के ट्रिग्नोमेट्री की बात करें और बोलें ये एक ट्राइंगल है जी, ए बी सी। देखना साइन फॉर्मूला क्या होता है। ये एंगल है 180 माइनस गामा, ये एंगल है 180 माइनस अल्फा, और ये एंगल है 180 माइनस बीटा। अगर हम मैथ्स की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, वहां क्या होता है देखो, आपने लिखना है ए बी, इसके अपोजिट वाला एंगल देखोगे डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल टू बी सी, अपोजिट वाला एंगल देखोगे साइन बीटा इक्वल टू सी ए, ऑर्डर सेम रखना, डिवाइडेड बाय अपोजिट में एंगल क्या है, ए बी के अपोजिट में 180 माइनस अल्फा, बी सी के अपोजिट में ये 180 माइनस गामा क्यों लिखा यहाँ पर? अच्छा ये गामा है ना, अच्छा सी ए के अपोजिट में 180 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 180 माइनस गामा। बेटा साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में बताया था आपको, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है। अल्फा नहीं लिखना था, 180 माइनस अल्फा लिखना था, आल्दो आएगा अल्फा ही। तो ये आपके पास ऐसे बन जाएगा, देयरफॉर ए बी डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इट इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय, यहां भी 180 माइनस बीटा लिखो बेटा, आल्दो होगा बीटा ही, साइन 180 माइनस बीटा साइन बीटा ही होगा, डिवाइडेड इज इक्वल टू सी ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गामा। सो ए बी जो है, लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो ए बी एक्चुअली F1 का मैग्नीट्यूड है, बी सी एक्चुअली F2 का मैग्नीट्यूड है, और सी ए जो है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ F3। तो आ गई ना वही स्टेटमेंट, ये है साइन फॉर्मूला या लैमिस थ्योरम। देखो इसको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है। समरी देखें बेटा, एक पार्टिकल के ऊपर 3 फोर्सेस लग रही हैं एंड दीज फोर्सेस आर F1, F2 और F3, ये 3 फोर्सेस हैं। दो के बीच में एंगल देखते जाओ, नाम कुछ भी है, मैंने अल्फा बीटा गामा रखा, आप कुछ भी नाम ले लो, अदरवाइज वैल्यूज होंगी कुछ ना कुछ, अल्फा बीटा एंड गामा। फिर इसी को अगर हम रिप्रेजेंट कर ले एक ट्राइंगल की फॉर्म में, जिसमें एक साइड ए बी है विच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय फोर्स F1, दूसरी साइड है बी सी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय F2, तीसरी साइड है सी ए दैट इज F3।
एंगल बिटवीन यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए, एंगल बिटवीन F2 एंड F3 इज अल्फा, तो 2 और 3 के बीच में एंगल जो होगा वो यहाँ होगा अल्फा। फिर 3 और 1 के बीच में जो एंगल है वो यहाँ है, दिस इज बीटा। 1 और 2 के बीच में जो एंगल होगा दैट इज गामा हेयर, दिस इज गामा। तो लैमीज थ्योरम या साइन फॉर्मूला यहां आप अप्लाई कर सकते हो। So you will write F1 divided by sin alpha, F2 divided by sin beta, and that is equal to F3 divided by sin gamma। ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है फॉर न्यूमेरिकल्स। कैसे यूज करनी है अभी वो भी बता रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, पहले अगर आपने कुछ नहीं भी लिखा है जस्ट राइट दिस। एंड ऑफ कोर्स जब हम एंगल की बात करते हैं वेक्टर्स के हिसाब से ये एंगल है, ट्राइंगल के हिसाब से या मैथमेटिक्स के हिसाब से देखोगे तो ये एंगल है इन दोनों साइड्स के बीच में। यहाँ पर 180 माइनस गामा और यहाँ 180 माइनस बीटा, एंड दिस इज द स्टेटमेंट। ठीक है, बताओ इसको, चलो इसको यूज करेंगे बेटा हम थोड़ी देर में। क्वेश्चन को लाते हैं इस पे बेस। पहले हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ हैंगिंग बॉडी। आपकी एनसीईआरटी में भी होगी ये सिचुएशन। मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी से एक थ्रेड हैंग कर रहा है, एक धागा है और इसके साथ कोई मास अटैच्ड है, कोई ऑब्जेक्ट अटैच्ड है जिसका मास है m। देखो बेटा, जैसे ये कोई थ्रेड हैंग कर रही है ऐसे और इस थ्रेड के साथ कोई ऑब्जेक्ट अटैच्ड है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का मास अगर m है तो वेट होगा mg। अब एज्यूम करो हमने सेंटर से एक हॉरिजेंटल फोर्स लगाई है, ऊपर से ये फिक्स है, ठीक है, फ्रॉम द टॉप इट इज फिक्स्ड। जस्ट इमेजिन लाइक दिस। हमने क्या किया, यहां से फोर्स लगाई तो ये जो नीचे वाली थ्रेड है ना वो एज इट इज रहेगी सीधी, ये ऐसे हो गई। समझ में आया? हमने यहां से एक हॉरिजेंटल फोर्स लगाई, एक हॉरिजेंटल फोर्स लगा के ये कर दी सिचुएशन। वेट की डायरेक्शन तो हमेशा डाउनवर्ड होगी, मींस यहां से हमने एक फोर्स लगाई है और इस फोर्स के कारण ये जो वायर का पोर्शन है दिस विल बी लाइक दिस, देखो, और जो ये वाला पोर्शन है दिस विल बी लाइक दिस। दिस फोर्स इज F, ठीक है, एक हॉरिजेंटल फोर्स लगाई है। मान लो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है दैट इज 5 kg, सॉरी मास जो है इस ऑब्जेक्ट का दैट इज 5 kg, और इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना हुआ फिर, W is equal to mg, so that is 5 into 9.8 की जगह मैं 10 लिख रहा हूं। The weight of the object will be 50 न्यूटन। हमने जो हॉरिजेंटल फोर्स लगाई है मान लो इसकी भी कुछ वैल्यू है एंड दिस वैल्यू इज 60 न्यूटन। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये 60 न्यूटन फोर्स यहां आ गई और ये 50 न्यूटन रिमेन्स एज इट इज। बेटा अगर क्वेश्चन देखो क्या है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इस इक्विलिब्रियम में अगर ये थ्रेड वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है, if this thread is making an angle theta with the vertical line, तो ये थीटा फाइंड कर सकते हैं हम पता कर सकते हैं ये थीटा कितना होगा। दो चीजें पता करने के लिए बोलेंगे इस सिचुएशन में, एक तो बताओ कि इस वायर के पोर्शन में टेंशन कितनी होगी, ठीक है, हमने ऐसे खींचा इसको, टेंशन तो पुलिंग फोर्स होती है। एक तो ये टेंशन कितनी है और दूसरा ये टेंशन है T सपोज।
एक तो टी बताओ कितना है और दूसरा थीटा कितना है। ठीक है, यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन इन योर एनसीईआरटी, सॉल्व एग्जांपल है वहां। एट द सेंटर ऑफ ए वायर ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाइड। वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, हो सकता है ये 50 और ये 60 हो। 15 न्यूटन की 60 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो ये थ्रेड जो है ऐसे हो गई। ठीक है, लोअर पोर्शन विल रिमेन वर्टिकली डाउन। तो बताओ थीटा कितना है और टेंशन कितनी है। बेटा जब ये इक्विलिब्रियम होगा, देखो ये टेंशन टी है, इट कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। इस टेंशन का एक कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा जो कि इधर होगा, और इसी टेंशन का एक कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा जो इधर की तरफ होगा। ये है टी साइन थीटा। ठीक है, आपको ये बताया हुआ जहां थीटा बनेगा वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है। सिंस ये थ्रेड या जो ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है वो इक्विलिब्रियम में है, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम ये जो टी साइन थीटा होगा दिस विल बी इक्वल टू 60। टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू 60 और टी कॉस थीटा जो होगा, यही दो इक्वेशंस बनती हैं बेटा। हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो कैंसिल करेंगी, मतलब जितना लेफ्ट उतना राइट, जितना अप उतना डाउन। तो टी साइन थीटा 60 एंड टी कॉस थीटा इज 50। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मैनिपुलेट करें तो हम थीटा भी निकाल सकते हैं और टी भी निकाल सकते हैं। टी निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे। टू फाइंड टी, squaring and adding equations 1 and 2। दोनों इक्वेशंस का स्क्वायरिंग करके ऐड करो तो आपको ये मिलेगा, देयरफॉर टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, which means t square into sin square theta plus cos square theta is equal to 60 square हो गया 3600 plus 2500, which means t square into 1 is equal to 36 plus 25 कितना हुआ 6100। तो t square आ गया 6100, which means t is equal to 10 root 61 न्यूटन में आएगा। ऑफ कोर्स थीटा फाइंड करो। थीटा फाइंड करने के लिए क्या करना है बेटा, थीटा फाइंड करने के लिए यही इक्वेशन में देखो डिवाइड करो फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से। थीटा फाइंड करने के लिए डिवाइड 1/2 टू फाइंड थीटा। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। जब आप फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करोगे सेकेंड से तो आपके पास देखो ये बनेगा, देयरफॉर टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 60/50। टी और टी भी कैंसिल हो जाएगा और ये 0 0 भी कैंसिल, तो साइन बाय कॉस विल बी tan थीटा विल बी इक्वल टू 6/5। यहां तक छोड़ सकते हो या फिर आप ये भी लिख सकते हो, देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 6/5। ठीक है, एक थ्रेड की जब बात होगी तो इस तरह से सॉल्व करना है आपने। ये इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए तो तब ये टेंशन होगी, इट इज ऑलवेज पुलिंग फोर्स। देखो इधर तो थीटा इज द एंगल विद द वर्टिकल। अगर यही एंगल यहाँ के बजाय यहाँ होता तो यहाँ कॉस और यहाँ साइन आ जाता। ठीक है, और देखेंगे बेटा ऐसी सिचुएशंस को। एज्यूम कर लो कि आपके पास ये कोई एक हॉरिजॉन्टल बार है ऐसे,
एक धागा यहाँ से बांध दिया, एक यहाँ से बांध दिया, और यहाँ बीच में कोई ऑब्जेक्ट हैंग कर दो ऐसे। और यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट बांध के रख दिया, जिस ऑब्जेक्ट का मास है m। एक ऑब्जेक्ट बांधा जिसका मास है m। यहाँ पे इसमें टेंशन है T1, यहाँ पे टेंशन है T2। मान लो ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा। इस ऑब्जेक्ट का मास अगर m है तो वेट होगा mg। इफ मास इज m देन वेट विल बी mg। तो अब इसमें बताएं कैसे हम इसको सॉल्व करके T1 फाइंड करेंगे, T2 फाइंड करेंगे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T1 एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T2। इसमें मैं एक हिंट आपको और दे देता हूं कि ये जो एंगल है, मतलब ये दोनों जो थ्रेड्स हैं ये आपस में परपेंडिकुलर है। दिस विल हेल्प यू, थोड़ा सा टाइम कम लगेगा इससे, नहीं तो हमें ये एंगल फाइंड करना पड़ता है। ये आता 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, लेट अस टेक दिस एंगल एज 180 90। लैमिस थ्योरम से भी कर सकते हैं इसको, और वेक्टर रेजोल्यूशन से भी कर सकते हैं। आई टोल्ड यू यस्टरडे कि वेक्टर रेजोल्यूशन आपने पढ़ के आना है। दोनों तरीकों से बताऊंगा बेटा मैं, ठीक है। फिर आपको जो कन्वीनियंट लगे वो करें आप। ध्यान से देखो, अगर T1 की बात करें, ये T1 है। अगर बेटा ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल जो है ये भी अल्फा होगा। कैसे? ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और ऐसे ही सिमिलर पैटर्न पे, इफ दिस एंगल इज बीटा, दिस विल आल्सो बी बीटा। सो ये T1 है, ये अल्फा है, ये हो जाएगा T1 cos अल्फा। ये T2 है, ये बीटा है, और ये हो जाएगा T2 cos बीटा। ठीक है। अब अगर ये cos कंपोनेंट हो बेटा, साइन कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा। T1 cos alpha, this will be T1 sin alpha. T2 cos beta, this will be T2 sin beta. अब इक्विलिब्रियम के लिए देखो क्या होगा। फॉर इक्विलिब्रियम अगर हम लॉन्गर मेथड से करें इसको पूरा समझने के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली फोर्सेस बराबर। सो T1 cos alpha will be equal to T2 cos beta. I will call this as equation number 1. और ऊपर नीचे भी बराबर। Also T1 sin alpha plus T2 sin beta will be equal to mg. T1 sin alpha plus T2 sin beta will be equal to mg. अब इन दोनों इक्वेशंस को बेटा सॉल्व करके T1 भी निकालना है और T2 भी निकालना है। वो कैसे करेंगे? वैसे आप इक्वेशन अपने तरीके से करें, बट अगर करना है पूरा रिजॉल्व करके ये दो इक्वेशंस बन गई। कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें आपको, क्योंकि ये हम बहुत बार कर चुके हैं पहले। फ्रॉम इक्वेशन 1 मुझे बताओ, इक्वेशन 1 से T2 कितना आएगा आपके पास? T2 विल बी इक्वल टू T1 cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos बीटा। ठीक है, ये T1 cos अल्फा इधर रहा, ये cos बीटा नीचे आएगा। इसको इक्वेशन 2 में पुट करो, इसे सेकेंड इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। जब आप इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, देयरफॉर T1 sin अल्फा प्लस T2 sin बीटा की जगह लिख दो T1 cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos बीटा। T2 की जगह ये लिख लिया, इनटू sin बीटा तो है ये, इक्वल टू mg। सॉल्व करोगे आप? आगे करोगे नहीं? Yes, करना है। T1 कॉमन लो, चलो एक में करके देता हूँ। T1 कॉमन ले लो, इट विल बी sin अल्फा प्लस
कॉस अल्फा साइन, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, न्यूमरेटर लिख दो ऐसे, कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा, ठीक है, इक्वल टू mg लिख लेना, यहां लिखूंगा दिखेगा नहीं अभी आपको, चलो मैं लिख लेता हूं mg के बराबर। फिर आप इसे सॉल्व करेंगे आगे ऐसे, एंड विल यू राइट इट एज t1 इंटू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा इक्वल टू mg। बेटा न्यूमरेटर में फॉर्मूला लग गया, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी नहीं, मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा इक्वल टू mg। सो फाइनली आपके पास t1 बन जाएगा mg इंटू कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कितना हो गया t1 mg इंटू कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दैट्स ऑल। ऐसे ही t2 कैसे फाइंड करोगे खुद करना, यहां से t1 निकालो, t1 आएगा t2 cos बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा, t1 कितना आएगा t2 cos बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा, जब यहां पुट करोगे t2 की वैल्यू, सॉरी t1 की वैल्यू यहां पुट करोगे, फिर से सॉल्व करना t2 के लिए निकलेगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट बताऊंगा अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में, डायरेक्ट बताऊंगा t1 और t2 हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लैमिस थ्योरम का एप्लीकेशन है ये, समझ लो। आपने दोनों तरीकों से करना है। ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल बार है, एक थ्रेड, दूसरी थ्रेड, और ये दोनों थ्रेड्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये भी गिवन है, ठीक है। बाद में जब आपको वैल्यू निकालनी होगी ना, तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा, क्यों, आप खुद ही हिट एंड ट्रायल करो, ये जो वैल्यू निकाली इसमें डाल देना, ये अल्फा प्लस बीटा क्यों 90 है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 90 180 होता है, एक तो 90 दिया है तो दूसरे दोनों का सम भी 90 होगा। ये है mg, ये है t1 और ये है t2। नाउ हु विल टेल मी, देखो तीन फोर्सेस है यहाँ, बॉडी इक्विलिब्रियम में मतलब रेस्ट में है, t1 और t2 के बीच में तो 90 डिग्री एंगल है। व्हाट इज एंगल बिटवीन t1 एंड mg, ये वाला एंगल कितना होगा और ये वाला एंगल कितना होगा, सर T1 और mg के बीच होगा 360 माइनस 90। ना 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 360 माइनस 90 देखना ही नहीं है, ऐसे देखो, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है ना, और ये है 90, तो ये एंगल होगा 90 प्लस अल्फा, पता चला, ये एंगल होगा, देखो ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, ये तो 90 है, सो दिस विल बी 90 प्लस बीटा। आपको जब मैथमेटिकल, मैं तो आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, जब मैथमेटिकली कैलकुलेट करना होगा ना, अल्फा बीटा गिवन होंगे, आप इन तीनों को ऐड करके देखो 360 आएगा, कैसे 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा प्लस 90, 90 90 90 कितना हुआ 270, 90 माइनस अल्फा नहीं, 90 प्लस अल्फा 90 प्लस बीटा, प्लस है, प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा तो है ही 90, 90 प्लस अल्फा आएगा ना, क्योंकि ये इतना सा अल्फा है और ये 90 है, तो 90 प्लस अल्फा ये और 90 प्लस बीटा ये। तो अगर आपने लैमिस थ्योरम लगानी है, क्या बोलोगे, डायरेक्टली देखना, ये T1 है, ये T2 है और ये है mg, ये एंगल है 90, ये एंगल है 90 प्लस अल्फा और ये एंगल है 90 प्लस बीटा। आपने लिखना है T1 डिवाइडेड बाय mg, सॉरी T1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ
90 प्लस बीटा इज इक्वल टू T2, अपोजिट वाला एंगल देखोगे साइन ऑफ 90 प्लस अल्फा एंड इट इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय साइन 90। खत्म। तो इससे आप T1 T2 दोनों निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे? वैल्यू डाल दो, T1 डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस बीटा इज कॉस बीटा इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस अल्फा इज कॉस अल्फा इक्वल टू mg, क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है। तो यहां से T1 आपके पास बन गया mg cos बीटा, अगर आप इन दोनों पार्ट्स को यूज करो। एंड सिमिलरली अगर आप इन दोनों पार्ट्स को यूज करोगे तो T2 आपके पास बनेगा mg cos अल्फा। ठीक है, इस तरह का एनालिसिस करना है बेटा, खुद करें आप, इसको खुद समझें। ठीक है, मैं एक आपके साथ थोड़ी देर में एक शीट भी शेयर करता हूं जिसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, दिस इक्विलिब्रियम इज ओवर and the laws of motion का first part is also over। नहीं, we are left with one topic, rocket propulsion, कल वो करेंगे and then we'll start friction day after tomorrow। ठीक है, थैंक यू, इसको कर लो।